हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो है डीपीआर कैलकुलेशन। तो जब आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक आपसे एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट मांगते हैं, सीएमए डेटा मांगते हैं और साथ साथ डीपीआर भी मांगते हैं। तो कैसे एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाया जाता है, सीएमए डेटा बनाया जाता है, इसका अलग से वीडियो है जो मेरे चैनल में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर आज मैं कवर करने जा रहा हूँ डीपीआर क्या है। देखिए, जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्टेड या एस्टिमेटेड स्टेटमेंट या बैलेंस शीट पीएल बनाने जा रहे हैं तो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी कि हमको क्लाइंट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है। तो सबसे पहले अगर आप भी एक प्रैक्टिशनर हो, सीए हो, तो आप जब ये सब काम करने बैठोगे आपके पास ये सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए, टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेम क्या है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट कितना है, बैंक लोन कितना मिलेगा, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला है, लोन टेनियर क्या है, एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स यानी कि आप कितना सेल्स फिगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ कितना होगा और लोकेशन कहाँ पे है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले कलेक्ट करना है। फिर उसके हिसाब से आपको एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड पीएल बैलेंस शीट ये सब बनाना है। साथ साथ आपको सीएमए डेटा भी बनाना है। पर यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इस चीज़ को कैसे डीपीआर में आप डालेंगे। तो देखिए, आपको मैं एक सैम्पल डीपीआर जो है वो दिखाना चाहता हूँ। ये रहा एक सैम्पल डीपीआर। अब देखिए क्या है डीपीआर। डीपीआर में होता है जो प्रोजेक्ट है उसका डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। अब देखिए, प्रोजेक्ट का डिटेल एनालिसिस क्या है ये हमको समझना होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो हम लोग बना सकते हैं, एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड पीएल बैलेंस शीट तो हम लोग बना ही सकते हैं, पर उसका हम लोग एनालिसिस कैसे करें। देखिए, तो आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जब आप एक प्रोजेक्टेड या एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बना रहे हो तो बैंक का जो ऑफिसर है, लोन ऑफिसर है, वो कुछ पैरामीटर को चेक करेंगे। पैरामीटर चेक करके अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब उनको लगता है ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट वायबल है, यानी कि फिजिबल है। यानी कि अगर बैंक इस बंदे को लोन देगा तो बैंक जो है उससे ईएमआई वसूल कर पाएगा, यानी कि जो बंदा लोन ले रहा है वो सॉल्वेंट है और वो इस प्रोजेक्ट से रेवेन्यू कमा के बैंक को दे सकता है ताकि लोन रिपे हो जाए। तो इस चीज़ को कुछ फिनेंशियल टर्म्स में हमको अभी समझना है। जैसे कि मैं पहले आपको बताया कि प्रोजेक्ट कॉस्ट हमको निकालना है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए, लैंड, अगर लैंड चाहिए तो लैंड इफ एप्लीकेबल उसका वैल्यू चाहिए। बिल्डिंग यानी कि सिविल वर्क जो है, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन नेचर का बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे सिविल वर्क चाहिए होता है, तो उसका वैल्यू आपको चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, फर्नीचर फिक्सचर ऑफिस इक्विपमेंट, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस और वर्किंग कैपिटल मार्जिन। देखिए, खास करके देखा गया है कि अगर आप कोई मशीनरी के लिए लोन ले रहे हो तो मशीनरी के लिए आपको बैंक से टर्म लोन मिल जाता है। पर ऐसा नहीं कि मशीन खरीद के आप बिजनेस चालू कर पाओगे, क्योंकि आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, इसलिए ताकि आप रॉ मटेरियल खरीद सको, सामान बना सको और उसको बेच के पैसा वसूल कर सको। तो इसके लिए हम लोग को सीसी और टर्म लोन जो है कभी कई बार दोनों एक साथ चाहिए होता है। तो मिशन के लिए होता है टर्म लोन और बिजनेस के लिए यानी वर्किंग कैपिटल के लिए सीसी लोन चाहिए होता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है मुझे 10 मिनट के अंदर खत्म करना है। तो ये रहा आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जैसे आप जो प्रोजेक्ट का डीपीआर बना रहे हो उसका आपका ऐसे प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस करना है। ये आप एक्सेल शीट में करेंगे, मैं आपको वर्ड में दिखा रहा हूँ ताकि एक ही जगह पे सारा चीज़ आ जाए। सेकंड है मीन्स ऑफ फाइनेंस। अब देखिए, मीन्स ऑफ फाइनेंस में दो जगह नॉर्मली होता है, एक होता है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन और दूसरा है बैंक लोन। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं कवर करना चाहता हूँ कि बहुत बार जो है गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है तो आपको यहाँ पे भी लिखना है, मीन्स ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको लिखना है। थर्ड पार्ट जो है डीपीआर का वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब देखिए, वर्किंग कैपिटल मतलब सीए और सीएल यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में क्या है, स्टॉक, डेटर्स और कैश, इन तीनों को ऐड करके आपको मिल जाएगा करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाला है कि कई कई बार जो सीसी लोन दिया जाता है उसको भी करंट लायबिलिटी के अंदर डाला जाता है। ये बैंक का एक डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि कोई कोई बैंक इस चीज को प्रेफर करता है कि आप जो सीसी लोन ले रहे हो उसको आप करंट लायबिलिटी में डाल दो। हालांकि कई कई जो जन जो है वो उसको करंट लायबिलिटी में नहीं डालते हैं, वो बैंक का डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मतलब सी ए माइनस सी एल। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये वर्किंग कैपिटल आपका 10 लाख का है ना, तो बैंक आपको 10 लाख का सीसी लोन नहीं देगा। अगर आपका वर्किंग कैपिटल 10 लाख है तो मान के चलिए बैंक आपको 7.5 लाख का मैक्सिमम आपको सीसी लोन देगा। यानी कि आप एक चीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लीजिए कि आपका जितना भी वर्किंग कैपिटल आगे इसका 25% मार्जिन जो है माइनस किया जाता है और फिर आपको सीसी लोन दिया जाता है। तो अगर आपको सीसी लोन चाहिए 10 लाख के लिए तो आपको बैक कैलकुलेशन करके वर्किंग कैपिटल निकालना होगा।
चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट में। आप देखिए सेल्स प्रोजेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर साल कितना कितना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से आपको प्रोजेक्शन करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर 60 लाख होंगे और अगले साल से 20% करके ग्रोथ आएगा। हालांकि कई कई बार बैंक इस चीज़ को मानता है कि 20% ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाता है, 7 to 10% ग्रोथ जो है एक नॉर्मल ग्रोथ होता है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ऐसा चीज़ है, अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो डीपीआर कंप्लीट नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आपको ये मालूम चलेगा कि आप जो सामान बेच के पैसा लाने वाले हो उसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है। अब देखिए तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कंपोनेंट क्या क्या है, रॉ मटेरियल, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, अदर एक्सपेंसेस और फिर आ गया आपका टोटल कॉस्ट। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट से भी कर सकते हो, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो डीपीआर में आप ये सब चीज़ जो है एडिशन कर सकते हो और आपको ये सब चीज़ करना भी होगा। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ एक ड्राफ्ट है, आपको इसी हिसाब से बनाना है, पर एग्जैक्टली इसको रेप्लिकेट मत कीजिए, केस टू केस बेसिस में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अब है प्रॉफिट कैलकुलेशन। देखिए आप ये बोल सकते हैं कि मेरा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, वहाँ पे तो प्रॉफिट का फिगर है, नहीं, फिर भी आपको इसी फॉर्मेट में इसको बनाना है। देखिए कितना आपका सेल्स हो रहा है उसमें से आप टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर आपको इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को अलग से यहाँ पे माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देते हैं, यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन देते हैं और यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट जो है वो भी देते हैं। पर जब आपको यहाँ पे अलग से प्रॉफिट कैलकुलेशन करना होगा तो आप ये जो प्रॉफिट ला रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आप जो ला रहे हैं, या अगर आप नेट प्रॉफिट भी ला रहे हैं तो उसको ऐसा प्रॉफिट के हिसाब से लाइए जो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन होगा। जैसे हम लोग ईबीआईटी कैलकुलेशन करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, उसी हिसाब से आपको ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अब देखिए अगला है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका फिक्स कॉस्ट कितना है और कंट्रीब्यूशन कितना है, उसको आप अगर डिवाइड कर लोगे तो आपका ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। अब ये चीज़ देखना है कि आपका जो ब्रेक इवन सेल है उससे आपका एक्चुअल सेल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्चुअल सेल आपका ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा होगा तो ही प्रॉफिट आएगा, तो ही आप बैंक को आपका जो ईएमआई है, इंटरेस्ट है, उसको दे पाओगे। और फाइनली आपको डीएससीआर कैलकुलेट करना है। डीएससीआर क्या है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आपको हर प्रोजेक्ट में ये डीएससीआर जो है बना के देना ही है। एक्चुअली देखिए डीएससीआर होता क्या है, मैं फॉर्मूला पे नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मूला में तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको समझना है डीएससीआर का कंसेप्ट क्या है। देखिए बैंक इस चीज को एक्सपेक्ट करता है कि आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है आप कितना ईएमआई पेमेंट कर रहे हो। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो मान लीजिए 6 लाख है और ईएमआई जो है ये आपका आ रहा है 1 लाख। तो यानी कि आप देखिए कि आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से अगर आप ईएमआई निकाल भी देते हो, पेमेंट भी कर देते हो, फिर भी आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, ये आपको बैंक को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो डीएससीआर कैलकुलेशन है वो बैंक डीएससीआर कैलकुलेट करके देख लेता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में से प्रॉफिट भी निकलता है कि नहीं, मतलब बैंक लोन पेमेंट करने के बाद कितना प्रॉफिट आता है उसके लिए डीएससीआर का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला सिंपल है, नेट प्रॉफिट एट डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को एड बैक करना पड़ता है और उसको डिवाइड करेंगे लोन इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट यानी ईएमआई से। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि अगर आप एक भारी भरकम का कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो, मान लीजिए ऐसा बहुत बार होता है कि आप एक ऐसा प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो जिसका वैल्यू है 600 करोड़, तो अगर इसका 15% आप डिप्रिसिएशन लगाते हो तो वो सब्सटेंशियल फिगर हो जाता है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट से जब आप डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो जो प्रॉफिट फिगर आएगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। पर एक्चुअली जो है वो प्रॉफिट सही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट में से हम लोग हेवी डिप्रिसिएशन को माइनस कर चुके हैं, लेस कर चुके हैं, ये एक नॉन कैश आइटम है। तो बैंक डीएससीआर कैलकुलेट करते हुए इस चीज़ को ध्यान रखता है और इसी के लिए नेट प्रॉफिट के साथ डिप्रिसिएशन को एड बैक किया जाता है और साथ साथ इंटरेस्ट को भी एड बैक किया जाता है। अब इंटरेस्ट एड बैक करने का लॉजिक ये है कि अगर आप बैंक से लोन नहीं लेते तो आपको तो डेफिनेटली इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, तब आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का इस वीडियो से मैं आपको क्लियरली बता पाया हूँ कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डीएससीआर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है,
डीपीआर क्या है, डीपीआर में क्या-क्या कंपोनेंट है, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करके लाना है और साथ-साथ क्लाइंट से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कम से कम एक लाइक कीजिए और अगर आपका कुछ सुझाव है, सजेशन है, कुछ क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप हमसे प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, सीएमए बनाना है या डीपीआर बनाना है, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।